सबसे पहले तो मैं बहुत अफ़सोस का इज़हार करता हूँ कि मंदिर को डिमोलिश किया गया है। ख़ास तौर पे इन हालात में जब हम हर वक़्त हिंदुस्तान के मुसलमानों का ज़िक्र हर यूट्यूबर पाकिस्तानी मुझसे पूछता है, तो अब उसके अगर कंपेयर किया जाए तो ये देयर इज़ नो कंपैरिज़न। यहाँ पे चंद इंसिडेंट हो चुके हैं अपना, लेकिन हाँ 1.4 बिलियन लोगों के अंदर कोई एक दो इंसिडेंट जो हुए हैं, फिर उन्होंने, मैंने देखा सियासी उस पे बहुत बहस हुई, काबू पा लिया गया। हमारे यहाँ तो अब ये लैंड माफिया जो है जो मर्जी कर ले, तो ये मंदिर अब उनकी नजर चढ़ गया है, तो क्या किया जा सकता है स्वाय इसके कि पाकिस्तान की दुनिया के अंदर जो रेपुटेशन है वो बद से बदतरीन हो जाएगी। और क्या होगा, लोग दुनिया के तंग आ चुके हैं कि ये क्या मुल्क है, कहते हैं अपने आप को ये डेमोक्रेसी होगी। ये क्या डेमोक्रेसी की तो ये शक्लें नहीं है। अवाम को अपना हक है, और ये भी 150 साल पुराना जो मंदिर है उसको गिराना कहाँ की शराफत है। सिंध गवर्नमेंट तो बहुत जो है लगता है करप्ट है या इनइफेक्टिव है। ये जुरिस्डिक्शन तो उन्हीं का है ना, सिंध के अंदर हुआ है तो सिंध गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन वहां पे 1000 लड़कियां जो ये मियाँ मिट्ठू कन्वर्ट करके तो मुसलमानों से शादी कर देते हैं, तो इसका मतलब है सिंध की गवर्नमेंट इन सारी चीजों में अगर डायरेक्टली मुलव्वस नहीं है तो कम से कम जिस तरह ये होने दे रही है उसमें इस लैंड माफिया में किसी ना किसी का पता पत्ती होगी कि उसको भी फायदा हो रहा होगा। तो ये बिल्कुल। लूट मार के नाम पे ये मुल्क बना था। 47 में इन्होंने हिंदुओं को, बसे हुए हिंदुओं के उनके घर लूटे, उनकी बिजनेसेस लूटी हैं, उन्हें कत्ल किया। बाद में बिल्कुल ईस्ट पंजाब के मुसलमानों को उसका खमजान खब्ज वो क्या कहते हैं खमियाजा भुगतना पड़ा। करना पड़ा। लेकिन दैट केम मच लेटर। ये मार्च में इन्होंने शुरू कर दिया था। तो अब ये अब मैं यहाँ इंडिया में रह के जब मैं कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान के दोस्त लोगों में दोस्ती हो जाए, लोग सुनते हैं, सवाल करते हैं। अब उनके सामने मैं किस मुंह से कहूंगा कि इस मुल्क के साथ मैं कह रहा हूं आप दोस्ती कर लें जहां 1.6% है सिर्फ हिंदू। या तो होना कोई बहुत बड़ी माइनॉरिटी है और उनके पास बहुत कोई, ये उनका मंदिर है यार, रहने दो। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया 712 में, तो अब प्रॉब्लम हो गया था कि यहाँ के हिंदू और बुद्ध और जैन जो हैं वो तो कुरान शरीफ की जो आयत है ना कि पीपल ऑफ द बुक, ज्यूज क्रिश्चियंस एंड सेबियंस, वो इस्लामी मुल्क में रह सकते हैं अगर वो जजिया दें। तो मोहम्मद बिन कासिम के लिए मसला था कि अब इन लोगों से क्या किया जाए। तो उन्होंने वो फिर जो मसला है दमिश्क में भेजा, जो उस जमाने में जो खिलाफत थी वो दमिश्क में बनु जी। उमैया की थी। वहां के उलमा ने बड़ा एक एनलाइटेंड फतवा दिया। उन्होंने उसे कहते हैं कयास एनालॉजी। वो करते हुए जो उन्होंने कहा जो कुरान की स्पिरिट है उसी स्पिरिट में हिंदू और ये सारे जो हैं ये भी आ, उसी खुदा को मानते हैं जिसको हम मानते हैं। तो आप इनको इनका मजहब भी रहने दें और इनकी रिलीजियस प्लेसेस को बिल्कुल टच नहीं करना, उनकी वो जी। मुरम्मत कर लें, उनको वो आबाद रखें। तो ये 712 का दौर का जो कानून बना था, ये 2023 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के उसी सिंध प्रोविंस में वो मंदिर को गिराया जा रहा है। तो इसके पीछे पाकिस्तान का इखलाकी दिवालिया यानी मॉरल बैंकरप्सी निशान आ रही है, क्योंकि अगर हुकूमत इन चीज़ों को महफूज नहीं करती तो ये एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है। वरना हुकूमत कर क्यों रहे हैं यार, व्हाट आर दे, व्हाई आर दे इन पावर इफ दे डोंट यूज पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मुझे तो कोई समझ नहीं आती। सारी उम्र पॉलिटिकल साइंस पढ़ा के जब पाकिस्तान पे आते हैं तो हर वो जो असूल है, एथिक्स हैं, कानून हैं, वो यहाँ पे बदल आके जाता तो अ, उनका कोई मुकाम ही नहीं रहता। व्हाट कैन आई से, स्वाय ये कि बड़ी अफसोस की बात है भाई। है।
डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी कहा कि मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ दोस्ती हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात आप करते हैं, हर बंदा आपके बात से एग्री करता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, एक रेडिकलाइज सोसाइटी, पाकिस्तानी रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतनी इरेशनल थिंकिंग, इतना हेट लेके दिमाग और दिलों में हमारी नस्लें जवान हो रही है। एंड दूसरी जानिब भारत है जो कि एक सेकुलर देश है, जहाँ पे रिलीजन की नहीं, जहाँ पे ह्यूमैनिटी को बहुत अहमियत दी जाती है। तो दो मुख्तलिफ किस्म के लोगों की आपस में दोस्ती कैसे मुमकिन है? बड़ा अच्छा सवाल है एंड वेरी इंटेलिजेंटली पुट, एंड आई मस्ट से आई डोंट हैव अ गुड आंसर। यानी जो तुमने सवाल किया है, अक्सर मेरे पास हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन इस सवाल के सामने मैं तकरीबन लाजवाब हूँ। वजह यह है कि बिल्कुल आपने फैक्चुअल बात की है ना, कि एक लोग दोस्त दुश्मनी के फलसफे में यकीन रखते हैं, तो उनके साथ दोस्ती कौन कर सकता है या कैसे कर सकता है। अब मसला ये है कि क्या ये सारे लोग जो ये इस किस्म का काम कर रहे हैं, ये लैंड माफिया और ये जितने मंदिर को गिराने वाले हैं, आफ्टर ऑल 150 साल मंदिर वहां खड़ा है ना, तो अवाम ने जाके उसे गिराया तो नहीं है। ये नहीं भी है। जरा नोट करो ना, 150 साल यही अवाम थे जो वहां फिर रहे थे, आना जाना था। तो ये क्या आम अवाम का फैसला है या इसके पीछे वही जो यू आर टेलिंग मी के लैंड माफिया और ये लोग हैं? तो मसला है पाकिस्तान के हुक्मरानों का। उनको लूट मार करने की इतनी बुरी आदत पड़ गई है, और जी, बहुत बुरी। अंग्रेजी की हुकूमत है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। यानी कि अगर पुरानी आदत पड़ी हो ना, वो बड़ी मुश्किल से जाती है। तो अब ये तो क्योंकि 47 से मैंने अपनी किताब जो है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस में मैंने बताया कि मेन वजह इनको ये सारा जो इन्होंने किया है और जिसमें हिस्सा लिया है लोगों ने, वो गुंडा बदमाश उन लोगों को लेके इन्होंने यहाँ के हिंदू और सिखों को भगाया, फिर उधर से उन्होंने बदला लिया। अब ये है कि इस यहाँ पे क्या इंडिया में बदला लें, वो एक मस्जिद गिरा दें? आई डोंट थिंक इंडिया में ये हो सकता है। तो इंडिया में नहीं हुआ, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब, जब ये मंदिर की बात हमने की पब्लिक से, तो वो कहते हैं कि इन्होंने भी तो हमारी बाबरी मस्जिद गिराई थी, वो भी तो बहुत पुराना था, बाबर के जमाने की मस्जिद उन्होंने गिरा दी। अगर हम तो जहाद है, हमें तो सवाब मिलता है। तो ये हर अपने जाती मफाद के लिए रिलीजन का, डॉक्टर साहब 57 इस्लामिक देश है, माँ सिवाय पाकिस्तान के कोई भी इतना रिलीजन को इस्तेमाल नहीं करता जाती मफाद के लिए, जितना पाकिस्तान इस मजहब की आड़ में पूरी दुनिया का शिकार कर रहे हैं। असल में बात यह है कि बाबरी मस्जिद की बैकग्राउंड में भी जाएं, तो जी। यहाँ पे जब मुसलमानों ने हमले किए तो बहुत मंदिर इन्होंने गिराए और लूटे। एग्री। हम्म। हाँ, तो ये नहीं है कि बाबरी मस्जिद से पहले मुसलमानों का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा था। अच्छा, ये भी कहना चाहिए कि सब सब हुक्मरानों ने गिराए भी नहीं है। सो लेट्स बी फेयर, जिन्होंने गिराए हैं वो वेल नोन है, उनपे बहुत मटेरियल भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे मंदिर भी खड़े रहे, मस्जिदें भी खड़ी रहीं। अब ये बहाना इन्होंने जो किया हुआ है ना, कि इन्होंने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी, तो उसका कितने बदले ये लेना चाहते हैं? तब तो इन्होंने सारे मंदिर गिरा दिए थे, अब दोबारा एक जो खड़ा रह गया था मंदिर, उसको गिराना 1992 का जो हुआ था, अब ये फिर दोबारा शुरू करना चाहते हैं कि फिर अब वहां पे मुसलमानों पे हमले हों या क्या हो? मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड। असल में कोई भी दूर की सोच नहीं है इसमें, अकल की सोच नहीं है। सबको पता है कि हम एक गुंडागर्दी करने के लिए वो क्या बने कहते हैं। हैं, आर्गुमेंट्स ढूंढ लेते हैं। दैट्स द ओनली थिंग। सो दैट्स इट। हाँ, तो ये डॉक्टर है साहब, मसला। अभी मोदी जी ने यूएई का विजिट किया है और वहां पर उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात की है, और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को दोबारा से उन्हें पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट किया है। हमारे इतने हुक्मरान चुप क्यों हैं? अगर हम पे बार बार एक बात आ रही है, कम से कम हमारे अंदर इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हम भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि इंडिया जो बात कर रहा है, बार बार कर रहा है, आए हमारे साथ हाथ मिलाएं, हम दोनों मिलकर इस दहशतगर्दी को खत्म कर दें। जैसे आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि शहबाज शरीफ ने कहा है, लेकिन वहां पर दहशतगर्दी कम नहीं हो रही। यहाँ यहाँ से क्रॉस बॉर्डर जो है टेररिज्म का जो एक सिलसिला, जो चेन है,
वो थम नहीं रही है। तो मोदी जी जिस भी विजिट पे चले जाते हैं, हर जगह वो पाकिस्तान को यही साबित करवाने में लगे रहते हैं कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है। हम पाकिस्तानी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए कि हमारे हमसाए को हम पे ट्रस्ट आ जाए और हम इन एक्टिविटीज जो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है, इनसे कैसे अपना कहते हैं ना जान छुड़ाएं। एक तो बड़ा अच्छा था कि ये जब वो ये कराची का मंदिर पे जब अटैक हुआ तो ये टेररिज्म है ना। बिल्कुल इन्होंने जब टेररिज्म। तो उनको जाके पकड़ते, सजा देते, अंदर करते, हाँ जी कोर्ट में लेके आते। तो मोदी जी अगर कह रहे हैं नाम लिए बगैर, तो प्रूफ तो हम खुद अपने साथ देते जा रहे हैं ना। ये मसला है। सो व्हाट कैन आई से कि पाकिस्तान गवर्नमेंट एग्जिस्ट किस लिए करती है? व्हाई इज देयर अ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इफ इट कैनॉट प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स और उनकी जो इबादत गाहें हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इसको माना गया है। अब उसके अमल ना करे तो मैं क्या कह सकता हूँ? वाकई बाबरी मस्जिद जब अटैक हुआ था तो एक रिएक्शन भी हुआ था पाकिस्तान में, वो मुझे सब याद है। मेरी वो गैरिजन स्टेट किताब में इस पे डिटेल डिस्कशन भी है। तो अब ये बदले ही, ये बहाने हैं लूट मार के। ठीक है, ये हो चुका 1992 में उधर हुआ था, तो हमारे यहाँ सारे मंदिर इन्होंने गिरा दिए थे तकरीबन। अब ये कहाँ से शोशा दोबारा है कि हर चीज गिराने के लिए बहाना वो बाबरी मस्जिद का लेके आ जाएंगे? तो दिस इज जस्ट फाइंडिंग एन एक्सक्यूज टू कमिट ए मेजर क्राइम, मैं समझता हूँ। हाँ जी। डॉक्टर साहब, दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जिनके बंटवारे हुए हैं। इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, मुल्क बनाना था, मुल्क बना दिया, इंडिया ने दे दिया पाकिस्तान। उसके बावजूद भी इतनी नफरत, अपने 75वां आजादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तान अभी अभी आपने दौरा करके आप वापस गए हैं, आपने अपनी आंखों से सारी ग्राउंड रियलिटी देखी है। इन 76 सालों में पाकिस्तान ने खुद क्या हासिल किया और दुनिया को क्या दिया, और अपने जो 25 करोड़ अवाम है इनको क्या फ्यूचर दिया है? इसका तो जवाब यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल देख लो। पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बुरा हाल तुम्हारे सामने है, सबके सामने है। बहुत। तो हम हर तरीके से फेल हो चुके हैं ना। अब उस फेलियर को छुपाने के लिए वो एक ही कार्ड है जो जिन्ना साहब ने शुरू किया था और वो आज तक ही चलता आ रहा है कि ब्लेम हिंदूज एंड कांग्रेस। अब कांग्रेस ने नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट हो गई है। आर्ग्यूमेंट रिमेन्स द सेम। सो दैट्स इट। ये इसकी जिसने वजूद इसकी वो डाली थी ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसका सारी पॉलिटिक्स ही ये थी कि नफरत बढ़ाओ और इंडिया के टुकड़े कराओ। ये उसकी सियासत थी। उसी पे ये मुल्क बना है। उसमें 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें कम से कम 500,000 मुसलमान होंगे। जिन्ना साहब के वास्ते वो कोई कॉस्ट नहीं था, वो तो 2 करोड़ मुसलमान और भी बनवाने को तैयार थे। मैंने किताब के अंदर उनको कोट कर दिया। यार व्हाट कैन आई से, जब आपका आगाज ही लूट मार से और नफरत से होता है, तो अब आपकी लीडरशिप ही कोई हिम्मत कर सकती है उसको छोड़ने की? वरना तो वो कहते हैं सारे लोग आपके, यार आप बातें अच्छी करते हैं लेकिन पाकिस्तान के डीएनए में ये है, ये उनके अंदर नफरत जो है उसके बगैर उनकी कोई पहचान नहीं है। उनकी पहचान ये कि हम हेट करते हैं इंडिया को और हिंदुओं को। ये अब इस किस्म की अगर सियासत करनी है तो फिर ठीक है, मुल्क तो बना लिया, उसकी अचीवमेंट जीरो, बैंकरप्ट, वो क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कोई कहता है 39%, कोई कहता है 45%। यानी फॉर एवरी 100 रुपीज यू अर्न, उसमें से क्या कहते हैं 35 रुपीज आर लॉस्ट इमीडिएटली। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी इज दिस? व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेट इज दिस? और बुरा ही हाल है भाई। अब क्या क्या, कोई अच्छी बात भी नहीं है पाकिस्तान के मुतालिक जो हम कर सके? कोई इन्होंने कोई किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसपे आप और मैं फख्र कर सके? मुझे बता दें। मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ कि यार इंडियंस को भी बताया जाए कि यार ये अच्छे काम वहां हो रहे हैं। मसलन इद्दी फाउंडेशन बड़ा अच्छा काम करती है, अखवत एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी स्कॉलरशिप देती है, ये करती है। लेकिन
उससे कोई सोसाइटी तो नहीं ना बदलती है, तो हम्म। चंद लोगों को फायदा पहुंचता है और उसी में ये रह जाता है। दुनिया डॉक्टर की साहब। तामीर, जी मुल्क की जी। तामीर तो स्टेट करती है और पॉलिसीज होती हैं, वो पाकिस्तान में जीरो है। बिल्कुल मैं एग्री करूंगी, मुल्क पॉलिसी से चलता है, ये तो छोटे मोटे समाजी काम है, ये तो मुल्क को कभी रिप्रेजेंट बाहर नहीं कर सकते हैं। एक नया ड्रामा पाकिस्तान में शुरू हुआ है, आईएमएफ का लोन मिलते ही जी शहबाज शरीफ ने कह दिया 40 करोड़ का झंडा बनाएंगे इस योम आज़ादी पे। 40 करोड़ का झंडा, एक ऐसा मुल्क जहां पर खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, आवाम आपकी सड़कों पे आई हुई है रोटी के लिए, आटे में कितने लोग मर गए लाइनों में, पाँव के नीचे कुचले गए। वहां पर 76वें आजादी के दिन 40 करोड़ का झंडा लहराया जाएगा। ये किस तरह की पॉलिसीज हैं? ये दे के आवाम को खुश करना चाहते हैं? ये आवाम के छोटी दूध पीता बच्चा है जिसको कोई खिलौना दे दोगे तो वो वक्त ही चुप हो जाएगा? ये 40 करोड़ कहीं और भी तो लग सकते थे। मेरे ख्याल से एक पैसा भी नहीं लगना चाहिए। शर्म आनी चाहिए अगर वाकई ये 40 करोड़ उसमें खर्च कर रहे हैं, तो इररिस्पॉन्सिबल होने के साथ साथ और भी ये इररिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं। हम्म। वो 40 करोड़ हम्म। का झंडा क्या बनेगा? उसमें से हम्म। आधा तो ये लूट के खुद ही ले जाएंगे ना, कि कितना किस करप्शन। कितने पैसे, हाँ वो यही होगा। और वो एक दिन का एक ड्रामा ड्रूमा करके दैट्स ओवर, दैट्स ऑल। तो वो ठीक है। लोग मुझे कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अवाम कहाँ है, वो क्यों नहीं आते बाहर और प्रोटेस्ट करते कि हमें हमारे हकूक दें? तो इसका आपके पास कोई जवाब है? मेरे पास तो शऊर कोई ही नहीं नहीं है है। डॉक्टर शऊरी साहब, नहीं, शऊर ही नहीं है। शऊरी नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। शऊरी नहीं। एजुकेशन शऊर देती है ना, तो एजुकेशन तो उन्होंने देनी नहीं है, तो शऊर लोगों के पास आएगा नहीं। तो ये सिलसिला, अब हमारे योम आज़ादी का दिन होता है, चाइना देख ले या इंडिया देख ले, उस दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है अपने मुल्क के लिए कि हम हर साल के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में इतने बड़े बाजे पकड़ा दिए जाते, सारा दिन वो बजाते रहते हैं। हम अपने बच्चों को आजादी के दिन क्या हाथ में थमा के दे रहे हैं, पूरे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब किया होता है। और वही इम्पैक्ट जब बाहर जाता है, लोग वीडियो दिखा रहे हैं पाकिस्तान जश्न आजादी बना रहे हैं, सलेंसर बाइक के उतारे होते, क्या बेहूदगी है मुल्क में। बस बेहूदगी है, दैट्स द वर्ड आपने यूज कर लिया, तो आई कंकर विद दैट, वो कहते हैं अंग्रेजी में, व्हाट यू हम्म। से इज माय वर्ड एज वेल। बस यहाँ हम्म। पे इनके साथ यार जो भी बात होती है वो एंड यहाँ पे ही होती है कि ये बेहूदगियों के ऊपर बेहूदगी है। हम्म। ये मसला है। आई एम सो सॉरी। हम्म। अभी डॉक्टर साहब अब इंडिया में है, हर पाकिस्तानी यहाँ पर सताया हुआ है, गुर्बत का मारा, कोई इलीगल तरीके से जा रहे हैं, कोई लीगल तरीके से जा रहे हैं। हमारी विमेंस जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया जा रहा है। ये हमें, मैं यहाँ पे रहती, मुझे लगता है कि जवान जो तबका है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। कुछ बच्चे घर से निकल गया, माँ बाप ने 40-40 लाख की डिग्रियां कराई हैं, जॉब 10,000 रुपए की भी नहीं है, तो वो बच्चों को माँ बाप प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं जॉब मिल रही। रिश्वत का जो सिस्टम है आप इंडिया में देख रहे हैं, इंडिया के यूथ के साथ में आपकी बड़ी पिक्चर्स देखती हूँ, क्या फर्क देखते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट अपने बच्चों को कैसा प्लेटफॉर्म दे रही है और पाकिस्तानी बच्चे कहाँ खड़े हैं और उनका क्या मुस्तकबिल है? मैं बात करूंगी 25 साल, नेक्स्ट 25 साल की इंडिया और पाकिस्तान के यूथ की। देखिए, कल ही मुझे एक फोन आया और उन्होंने कहा कि ये 5 बाई 5 फुट के एक कमरे में ये रहते हैं अपना, जो होते हैं ना यार चौकीदार, हाँ। बहुत और छोटा, बिल्कुल वो सेल्सा होता है, हाँ। उसी में वो रहते हैं, वहां पे खाना बनता है, वहां पे बीवी और वो और शायद एक दो बच्चे हैं। उनका बच्चा जो है वो क्वालिफाई करते 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 जो टॉप की यहाँ पे है ना, आईटी, उसके अंदर क्वालिफाई कर गया है। और वो जबरदस्त। है भी वो जो कहते हैं अपना दलित बैकग्राउंड का। पीछे मैंने डॉक्टर अंबेडकर की पिक्चर भी देखी है। हम्म। तो उस बच्चे को पूरे साल की जो है ना वो फीस जो है सिर्फ 3,000 रुपया देनी पड़ेगी, वो भी हम्म। नॉमिनल, पूरे साल की। वरना बिल्कुल, ये आम कोई फीस नहीं है। हम्म। वरना आम जो है उसकी पता नहीं 2 लाख है या कुछ है, लेकिन क्योंकि उसका बेचारे का स्टेटस और बैकग्राउंड इतनी है, लेकिन वो इतना काबिल है हम्म। कि उसको ये मिली, तो वो उन्होंने मुझे फोन किया, देखें ये हमारा एक एग्जाम्पल है।
फिर मैंने उस लड़के से बात भी की और उसके वालिदैन को मुबारकबाद दी कि आपका ये बड़ा होनहार बच्चा है। तो अब ये एग्जाम्पल मुझे एकदम याद आ गया क्योंकि ये कल की बात ही है और पूरा मैंने उनका जो घर देखा कि कितने छोटे से उसमें वो रहते हैं और वो बच्चा इतना काबिल निकला है कि जो टॉप क्लास यहाँ की है ना, MIT कहलाती है, उसमें ही इज एडमिटेड टू द हाईएस्ट ग्रेड में वो आया है। तो ये तो एक एग्जाम्पल मुझे पता लग गया ना, इसके अलावा बहुत एग्जाम्पल है। आम बैकग्राउंड के लोग, वहां के स्कूल कॉलेज की लेवल इतनी अच्छी है पढ़ के, तो अब वो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके हुए हैं। तो इसीलिए इंडिया के अंदर इतनी एक ऑप्टिमिज्म कहते हैं, यानी दे फील वी आर ऑन द वे अप। जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आई नो इट एज वेल एज यू डू, मैं अभी तो होके आया हूँ, बुरा हाल है। बाहर निकलने के लिए हर बंदा मुझे कहता था यार कोई बताएं तरीका कि कहाँ एडमिशन हो सकती है, ये हमारा रेफरेंस लिख दें, ये कर दें, वो कर दें। सो नोबडी वांट्स टू स्टे देयर, दे वांट देयर चिल्ड्रन टू गेट आउट इफ दे कैन। तो फिर क्या इस मुल्क का बनेगा जिसमें 40 करोड़ खर्च होता है झंडा बनाने के लिए, और एक ये वो क्या कहते हैं, दिस इज डिलूजनल। वो यू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ डिलूजन्स एंड यू कीप ऑन डिलूडिंग योरसेल्फ एंड बिलीव के दुनिया बस मैं बहुत चालाक हूं, मैं इनको ये 40 करोड़ का करके तो मैंने अपनी जो है ना वो हुब्बुल वतनी प्रूव कर ली, अब मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। ये इस किस्म की अच्छी पैसा खर्च हरकतें, हो गया ना। अच्छी हरकतें। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं इंडियन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, जैसे आपने लिया, बड़े काबिल, हार्ड वर्किंग, पूरी दुनिया में इंडियंस की डिमांड है। वहाँ के लोग जो है, वहाँ की सरकार स्पेशली 2-3 हज़ार हर साल वीज़ाज निकाल दिए सिर्फ इंडियन डिग्री होल्डर्स के लिए। ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर है, इंडियन अवाम के अंदर है और पाकिस्तानियों को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए? हम हुकूमत पे सब कुछ नहीं छोड़ते, हम अपने ऊपर भी कोई जिम्मेदारी लेंगे। ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो आप कहते हैं कि हाँ मेरे पाकिस्तानियों, ये आप इंडिया से सीख लो, जैसे उनका भला हुआ है आपका भी हो जाएगा? किताब ही कोई नहीं पढ़ता यहाँ इंडिया में। मेरी किताबें हर जगह लोगों ने पढ़ी हैं और साइन करवाने के लिए हर रोज मुझे जाना पड़ता है या वो आ जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो मुझे याद है बस चंद ही लोग थे, वो भी आधे से ज्यादा मेरे दोस्त थे। तो वहां पे ना किताब खरीदने का रिवाज है ना पढ़ने का रिवाज है। वही बुल्ले शाह वाली गल, तेनू इको लफ दरकार, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, कि बस मजहब का वो ओढ़ लो अपने आप जो है और एवरीथिंग इज ऑल राइट। दुनिया तो एग्जिस्ट करती नहीं है, ये दुनिया हमारे लिए क्या है, हम तो जिहाद के लिए और एक पता नहीं क्या करने, तो उसी वो क्या कहते हैं अपने आप को फ्रेम दे के तो गुजारा हो रहा है वहां पे, दैट्स इट। कोई एजुकेशन पे जोर ही नहीं है। इतनी वो ले आते हैं कि ये भी सीखें, ये भी कुरान और हदीस, और जिसका एक साइंटिस्ट के साथ बचाए कि वो उसमें रिसर्च करे, वो गोटा लगाने के अंदर उसकी तैयारियां हो जाती हैं। सो यू आर स्पॉइलिंग द होल, क्या कहते हैं जो होती है ना एक सोचने की आदत, उसको इन्होंने मजरूह कर दिया है। दैट्स द प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आप किताबें लिखते हैं, आप अनारकली से अक्सर गुजरते होंगे या आपने कुछ वहां से परचेज किया होता है। किताबें फुटपाथ पे पड़ी होती हैं और जूता शीशे में सजा होता है। मैं अक्सर ये चीज मुझे बड़ी परेशान करती है। मैं कहती किसी की सारी जिंदगी की वो मेहनत है, किसी ने पता नहीं कितने स्ट्रगल करके कुछ लिखा होगा, तो वो फुटपाथ एक छोटे से गाड़ियां जा रही हैं, कोई इज्जत नहीं किताब की, कोई कदरों कीमत नहीं। लाइब्रेरीज में आप चले जाएं, लोग म्यूजिक लगा के फिल्में देख रहे होते हैं, कोई अदब नहीं लाइब्रेरीज का। आप चले जाए, आप कहेंगे शायद मैं किसी रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, ये लाइब्रेरी कम रेस्टोरेंट ज्यादा लग रहा है। यू आर सो ऑब्जर्वेंट। मैंने भी ये जब देखा सीन कि सारी किताबें जो है वो फुटपाथ पे पड़ी हुई हैं और पता नहीं सो एक ये है, एक और बहुत होना शुरू हो गया पाकिस्तान में। जी। किताब कोई लिखता है बेचारा ऑथर, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी आके उसकी वो करके ना बेचना शुरू कर देते हैं, उससे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। मेरी किताब के साथ ऐसे हुआ, एक ने मुझे भेज दिया कि ये देखें आपकी जिन वाली किताब
मैंने कहा मैं तुम्हें अब अनफ्रेंड कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों से अभी मैंने यार कितने साल मेहनत करके ये किताब लिखी है, उसकी बहुत कॉपी मुझे बढ़िया। मुझे भेज रहे हो कि मुझे मिल गई है। सो किताब खरीदना, उसको और बाद में पढ़ना कोई रिवाज नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत पढ़ने का रिवाज है भाई। और यहाँ मैंने देखा है इंडियन सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ ये है कि द डायलॉग गोज ऑन। प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। देयर इज नो फाइनल वर्ड, जो है ना हमारी एब्राहमिक रिलीजन में, कि सारा बस सच हम ही बता सही दिया है। गया, आप इसके इर्द गिर्द ही रहो। हाँ। वो उसके बरक्स है कि भाई दुनिया बदलती है तो उसके में क्या तरीके हैं उसके अंदर अपना रास्ता ढूंढने के। तो इंडिया में, और ये कंट्रास्ट है, हम कहते हैं ये एक ही सिविलाइजेशन है, बट आई एम सॉरी टू से सोच में बहुत बड़ा फर्क है। जहां पे आप कहेंगे ना सब चीजें मुझे पहले ही बता दी गई हैं, वहां सोचने की कोई चैलेंज नहीं है। ये तो वही सिविलाइजेशन जो मानती है कि ये कमजोरियां थी, ये गलतियां थी, इनको दुरुस्त करके आगे निकलना है, तो वही आगे निकलते हैं। सो इट्स अ बिग डिफरेंस। पढ़ने लिखने का शौक और पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करने। अब मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरे में और तो क्या अट्रैक्शन हो सकती है सिवाय कि आई स्पीक वेरी वेल, आई गिव द फैक्ट्स, एंड दे कैन गो एंड चेक व्हाट आई एम सेइंग इज वेरीफाइबल और नॉट। तो जब उन्हें पता लगता है कि यार जो ये बात कर रहे हैं वो हकीकत के बहुत नजदीक है, बल्कि हकीकत ही है, तो वहां पे आपको इज्जत भी मिलती है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आपने तालीम की बात की। हमारे वजीर तालीम की डिग्रियां जाली निकलती हैं। हुकूमत में आधे से ज्यादा लोग मैट्रिक पास भी नहीं है। ये क्या मुझे चिल्लाएंगे हुकूमत को? मुझे मुझे सब पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता अब यहाँ बैठ के हम हर वो क्या कहते हैं अपना पोल पर्दे में पोल से जो है राज वो पे पब्लिक पर्दा में ले। उठाए। हाँ। थोड़ा सा और पर्दा इस भी डाल देना चाहिए, पर्दा कभी कभी डाल देना चाहिए। हाँ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपका बड़ापन है और हमारी शराफत है कि हम चुप हैं सब देखे। और एक लास्ट में मैं बात ये कहूंगी कि जैसे आपने कहा इंडियन आर्गुमेंट्स करते हैं, डॉक्टर साहब हर मसले का हल आर्गुमेंट्स है और आर्गुमेंट्स हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाते हैं हमारे। आर्ग्यूमेंट एंड एविडेंस, ये दो चीजें होती हैं। व्हेन यू हाँ। आर्ग्यू, देन there are two ways. Either the argument has to be logically sound, or the argument has to be based on testing of what you are saying. एक है deductive logic. Deductive logic is you argue in a logical manner. I'll give you an example. I say that all women are mortals. Shaila is mortal. Therefore, Shaila will, like all other humans being, one day die. बिल्कुल All women, एग्जैक्टली। all women are mortals. Shaila is a woman. Shaila is a woman. Therefore, one day, like all other, she will also die. लेकिन अगर मैं कहूं कि all women are intelligent, Shaila is a woman, therefore she is intelligent. अच्छा, in your case this is true, but कितने कितने बेवकूफ स्टूपिड लोग होते हैं। तो इसे कहते हैं डिडक्टिव लॉजिक में द प्रेमिस जो है ना, जहां से आप शुरू करते हैं, वो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होना चाहिए। इट शुड बी ट्रू बाय इटसेल्फ। So करेक्ट। if you make a false statement, then what you argue is also false. करेक्ट, एग्री ये डॉक्टर होगी साहब। डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक क्या है? इंडक्टिव लॉजिक ये है कि हम कहते हैं कि क्रिकेट मैच जब हो रहा होता है तो लोग अक्सर कैफेटेरियाज में जाते हैं और वहां पे जो मैच हो रहा होता है वो देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है इंडक्टिव लॉजिक ऑब्जर्वेशन। यू हैव ऑब्जर्व कि जब क्रिकेट मैच होता है तो लोग वहां पे, जहां पे स्क्रीन है ना, वहां पे बैठे होते हैं। एंड सो यू कैन अज्यूम कि जब भी क्रिकेट मैच होगा तो जिनको आप ढूंढ रही हैं वो वहां पे मिल जाएंगे। बट दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, लॉजिकल नहीं है।
इट मीन्स कि हो सकता है एक दिन मुझे क्रिकेट का की बजाय मुझे घर वालों ने कहा यार जाके बाजार थे ये ले आना, तो मैं वहां पे ना हूं. सो इफ यू अज्यूम कि हर दफा मैच जब होगा तो मैं वहां Yeah. होऊंगा, नॉट ट्रू. इसे कहते हैं, Right. this is known as inductive logic. Inductive logic is probable. It is correct until it is proven wrong. बट जो डिडक्टिव लॉजिक है उसके प्रेमिस होता है, द बेसिक आर्ग्यूमेंट इज आइदर रॉन्ग और करेक्ट. इफ इट इज करेक्ट देन यू कैन बिल्ड अ फर्दर आर्ग्यूमेंट. तो पाकिस्तान के अंदर ना इंडक्टिव की कोई समझ है ना डिडक्टिव की कोई समझ है. वो यही है, तेनों इक्वल ऑफ दरकार इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार. तो वहां पे इल्म का बुरा हाल है, ये मसला है. बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, और बस हो गई है जनाब, हम पढ़ने लिखने वाले लोगों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं. नहीं नहीं, थैंक यू नॉट सो यू, मच. नॉट यू. मेरा मतलब है थैंक यू. ये भी है ना, प्रोबेबिलिटी है, ऑब्जर्वेशन की बात है. But exceptions and everything is possible. Please like, subscribe, and share with your friends.